रखे हैं हम क्लास 12 का। तो सॉल्यूशन चैप्टर में हमने 3 वीडियो देख लिया है सॉल्यूशन का, आज चौथा वीडियो है। तो चौथा वीडियो में क्या देखना है, सॉल्युबिलिटी देखना है। तो सॉल्युबिलिटी में क्या चीजें देखनी है कि कोई सॉलिड लिक्विड के साथ, लिक्विड या फिर गैस लिक्विड के साथ कैसे सॉल्युबल होता है वो देखना है। तो इसमें हमें 3 पॉइंट पढ़ने हैं। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड पढ़ना है इन अ लिक्विड, दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। आज की क्लास में केवल ये 3 चीजें हमें डील करनी है। तो सबसे पहले दिया हुआ है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ गैस। ठीक है, तो क्या कोई भी सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो सकता है? तो सभी सॉलिड जो है लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हो सकते। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए अगर मान लो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। NaCl क्या है? एक सॉलिड है। तो NaCl किस में डिसॉल्व हो सकता है? ये वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। लेकिन NaCl को अगर बेंजीन में डिसॉल्व करोगे तो ये इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो सॉलिड है वो कैसा है? पोलर है, ध्रुवीय, Na+Cl-। और ये जो वाटर है ये भी पोलर है। ठीक है, तो पोलर सॉलिड जो है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में नहीं। यहाँ पे बेंजीन जो है वो क्या है? नॉन पोलर। और पोलर सॉल्यूट जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा, वो केवल किस में डिसॉल्व होगा? पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। इसी तरह एंथ्रासीन और नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन ये किस में डिसॉल्व होंगे? तो ये दोनों क्या है मेरे? नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर है तो किस में डिसॉल्व होंगे? बेंजीन में डिसॉल्व होंगे, लेकिन वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि नैप्थलीन का यूज जनरली कपड़ों में रखते हैं या फिर बाथरूम में भी रखते हैं। तो बाथरूम में रखता है तो बाथरूम में पानी तो दिन भर आता ही रहता है। तो नैप्थलीन इजीली सॉल्युबल नहीं है वाटर में। ठीक है, इसलिए हम इसे वहां रख पाते हैं। ठीक है, या फिर वहां इसका यूज कर पाते हैं। मतलब इस पूरे एग्जाम्पल का मतलब ये है कि पोलर सॉल्वेंट केवल पोलर सॉल्यूट केवल पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में होगा। यानी NaCl जो है वाटर में डिसॉल्व हो सकता है बट बेंजीन में नहीं। वैसे ही नैप्थलीन और एंथ्रासीन बेंजीन में डिसॉल्व हो सकते हैं लेकिन वाटर में नहीं, क्योंकि ये नॉन पोलर है। ठीक है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो जैसा सॉल्वेंट है वो वैसे में डिसॉल्व होगा। पोलर किस में होगा? पोलर में। और नॉन पोलर किस में होगा? नॉन पोलर में। नेक्स्ट, अगर सॉल्यूट है, कोई सॉल्यूशन सॉल्वेंट है जिसमें कोई सॉल्यूट क्या कर रही हूं मैं? डिसॉल्व कर रही हूँ। तो डिसॉल्व कर रही हूँ तो डिसॉल्व होने पर जैसे जैसे ये डिसॉल्व होगा इसमें इसका कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का क्या होगा? इंक्रीज होगा। और कभी कभी कुछ सॉलिड जो है, कुछ सॉलिड सॉल्यूशन के साथ कोलाइड करके क्रिस्टल में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और इसमें सॉल्युबल होने और कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने के टर्म को हम कहते हैं डिसॉल्यूशन यानी विलायकीकरण। ठीक है, 2 चीजें देख ली हमने। अब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉलिड की लिक्विड में 3 टाइप की हो सकती है। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और तीसरा होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहेंगे? तो हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको कहते हैं अगर मान लो हमने यहाँ पे सॉल्वेंट लिया है तो इसमें और सॉल्यूट अगर डिसॉल्व किया जा सके तो उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूट। सॉरी, ना किया जा सके, इसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व ना किया जा सके उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन
जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सके उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर तीसरा है सुपर सैचुरेटेड। तो सुपर सैचुरेटेड किसे कहेंगे? अब सैचुरेट तो हो गया है, सैचुरेट का मतलब ही है कि उसमें और एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। तो सुपर सैचुरेट का क्या मतलब होगा? सुपर सैचुरेट का मतलब है कि अगर इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को मैं टेम्परेचर देती हूँ, अगर तो टेम्परेचर दूंगी तो जो सॉलिड मैंने इस सॉलिड में डाला है वो और ज्यादा डिसॉल्व होगा। ठीक है, और ज्यादा डिसॉल्व होगा और उसमें हम और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, तो वो मेरा हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड। ठीक, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। फिर है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड में कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं इसको? तो टेम्परेचर कर सकता है अफेक्ट। कैसे टेम्परेचर अफेक्ट करेगा? तो टेम्परेचर हम 11 में पढ़े हैं, नीचाइट प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग अगर रिएक्शन मेरा कैसा है? एंडोथर्मिक है, यानी उष्माशोषी, और तब टेम्परेचर अगर मैं क्या करूंगी? इंक्रीज, इसको तो जरूरत है टेम्परेचर की, एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी मेरी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। और अगर मैं लेती हूं एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक अगर मैं लूंगी तो ये तो खुद ही हीट रिलीज कर रहा है, तो इसको टेम्परेचर की जरूरत तो है नहीं। तो हम यहाँ पे अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तब सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, या फिर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये हो गया टेम्परेचर का इफेक्ट। प्रेशर का कोई इफेक्ट इसमें नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता प्रेशर का इफेक्ट? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों कैसे होते हैं? इनकम्प्रेसिबल। हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे हम प्रेशर गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, गैस में प्रेशर लगा सकते हैं, हम सॉलिड और लिक्विड में क्या प्रेशर लगाएंगे? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ सॉलिड। ठीक है, अब मैंने लिया हुआ है लिक्विड और उसमें डिसॉल्व कर रही हूं गैस, गैस इन अ सॉलिड। ठीक, तो कैसे सॉल्युबल हो सकता है? ये मान लो मेरा क्या है? लिक्विड है। दूसरा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड में गैस डिसॉल्व है मेरा लिक्विड में, ये है लिक्विड मेरा, और इसमें क्या डिसॉल्व है? गैस डिसॉल्व है। अब इसमें दो चीज का इफेक्ट पड़ेगा, एक तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा और दूसरा प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा। कैसे टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा? तो अब ये गैस है, ये लिक्विड है, अब जितना ज्यादा मैं इस पे प्रेशर डालूंगी ये गैस उतना ज्यादा सॉल्वेंट में जाएगा और सॉल्युबल होगा। खुद ही सोच के देखो, अगर मान लो कोई लिक्विड ऊपर से गैस, तो उसको जितना ज्यादा प्रेस करोगे वो गैस जो है उस लिक्विड में उतना ज्यादा मिक्सअप होगा, उतना ज्यादा ये गैस इसमें मिक्स हो पाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, जितना ज्यादा दाब लगाते हैं, हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती है। और अगर मैं टेम्परेचर की बात कर दूं तो टेम्परेचर के टर्म में क्या होता है कि अगर इसको टेम्परेचर दोगे तो इसमें जो गैस डिसॉल्व है वो क्या होगा? यहाँ से उड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाती हूँ तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ तो सॉल्युबिलिटी मेरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए हेनरी ने एक लॉ दिया। जब हम भी देखें तो हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कह सकते हैं। हेनरीज लॉ देखते हैं। हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग, ये तो बाद में मॉडिफाइड लॉ है। सबसे पहले हेनरी ने बताया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, अगर हम देखें पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉल्युबिलिटी के। कैसे सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो अभी अभी हमने देखा जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ही ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। अब डाल्टन्स ने क्या बताया था, डाल्टन्स ने मोल टर्म्स बताया था, ठीक है, मोल फ्रैक्शन बताया था। तो उन्होंने बताया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द partial pressure of gas over the solution। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, डाल्टन्स के अकॉर्डिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो कि पूरे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं इंक्लूड करूं तो हेनरी का जो रूल था सॉल्युबिलिटी के लिए वो हो गया, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन अ सॉल्यूशन। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, यानी मैं इसको P से डिनोट कर दिया मैंने, इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन को X से रिप्रेजेंट किया ऑफ द गैस इन अ सॉल्यूशन। ठीक, अब अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाती हूं तो यहाँ एक कांस्टेंट लग जाएगा P इज इक्वल टू KHX। ये हेनरीज लॉ हो गया, ये उसके लिए फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब ये चीजें समझ में आ गई कि जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा पार्शियल प्रेशर उतना ज्यादा होगा। अगर मैं इसके लिए ग्राफ देखूं तो ग्राफ में कैसे बनाऊंगी, यहाँ पे मेरा पार्शियल प्रेशर रहेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स रहेगा। तो जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा, उतना ही ज्यादा मोल फ्रैक्शन। तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ मिल जाएगा मेरे को। अब दूसरा, जितना ज्यादा मेरा KH यानी कांस्टेंट अगर मैं बढ़ाती हूं तो सॉल्युबिलिटी मेरी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसलिए डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट में जिसमें KH की वैल्यू डिफरेंट होती है उनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, अलग अलग। अगर KH मेरा इंक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी मेरी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इट्स एप्लीकेशन। हेनरीज लॉ तो हमने पढ़ लिया, अब इसका एप्लीकेशन क्या है डेली लाइफ में, क्यों हमने पढ़ा है इसको, तो इसका एप्लीकेशन हम सबसे पहला एप्लीकेशन देखते हैं सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक में इसका क्या एप्लीकेशन है, सॉफ्ट ड्रिंक में आप लोगों ने देखा होगा कोक या फिर कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, जब आप उसे क्या करते हैं, खोलते हैं तो वहां से क्या निकलता है, गैस निकलता है। तो क्यों निकलता है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, CO2 गैस प्रेजेंट रहता है। जैसे ही CO2 गैस डिसॉल्व होता है बॉटल में, ऐसा है मान लो, जैसे ही आप ये लिक्विड है जिसमें गैस मिक्सअप, जैसे ही आप इसको ओपन करते हो ये गैस क्या होता है, बाहर आने लगता है। तो ये भी किस बेसिस पे, सॉफ्ट ड्रिंक में जो गैस डिसॉल्व है वो भी किस बेस पे डिसॉल्व है, तो हेनरी के लॉ के अकॉर्डिंग ही है। ठीक, दूसरा है स्कूबा डाइवर्स। तो स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं मेरे, स्कूबा डाइवर्स जो समुद्र के नीचे जो गोताखोर जाते हैं। ठीक, तो अब उनके लिए कैसे होता है ये एप्लीकेबल हेनरी का लॉ। तो जब वो नीचे जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो एक सिलेंडर लेके जाते हैं, उस सिलेंडर में कौन कौन सी गैसें प्रेजेंट होती है, तो उस सिलेंडर में रहता है ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और हीलियम रहता है। क्यों ऐसा, ऑक्सीजन गैस क्या करता है वहां पे, तो ऑक्सीजन गैस वो तो नेसेसरी है,
जब वो बहुत डीप जाते हैं समुद्र के अंदर, ठीक है, तो डीप जब जाते हैं वो, तो वहां पे उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई होता है, ठीक है। एक तो गहराई पे गए हैं तो ऊपर से बहुत ही ज्यादा प्रेशर, तो उस प्रेशर में ऑक्सीजन उतने अच्छे से डिजोल्व नहीं हो पाता। कौन ज्यादा अच्छे से डिजोल्व हो पाता है? नाइट्रोजन, ठीक है। तो बहुत अच्छे से डिजोल्व हो जाता है उस हाई प्रेशर में। अब जैसे जैसे वो क्या होते हैं, सरफेस की ओर यानी ऊपर आने लगते हैं, वाटर सरफेस की तरफ आने लगते हैं, तो क्या चीज होता है, वो जो नाइट्रोजन डिजोल्व हुआ था उनके ब्लड में, वो उसका डिजोल्व, वो जो है वो क्या होने लगता है, बबल फॉर्म करने लगता है, वो बाहर आने लगता है, जिससे नसों में क्या होती है, एक बबल फॉर्म हो जाता है। बबल फॉर्म होने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा कार्सियोजेनिक यानी कि बहुत जहरीला हो जाता है इंसान के लिए, ठीक है। उसे कम करने के लिए, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए उसमें क्या ऐड किया जाता है, थोड़े अमाउंट में उसमें हीलियम ऐड किया जाता है। जब वो सरफेस की तरफ आएंगे और बबल फॉर्म करता है तो जो नस है उसके फटने का चांस रहता है, ठीक है। इस टर्म को हम कहते हैं बैंड, ठीक है, बैंड फॉर्म हो जाता है। बैंड मतलब एक हिसाब से कह सकते हो कि डिजीज, या फिर डिजीज तो नहीं, मतलब जो साइड इफेक्ट जो इसका होता है उसे बैंड फॉर्म में कह सकते हो। ये तो बात थी जब हम नीचे गए। अब इसी तरह जब हम अगर ऊपर जाते हैं, एक सरफेस से ऊपर जाते हैं यानी पहाड़ों में या फिर और ऊंचाई पर्वत में, जो कि पर्वतारोही आप कह सकते हैं, तो जब ऊंचाई पे जाते हैं तब क्या होता है, तो तब ऊपर क्या रहता है, प्रेशर कम रहता है, और प्रेशर कम रहेगा तो प्रेशर कम रहेगा तो ऑक्सीजन ब्लड में डिजोल्व कैसे होगा, ऑक्सीजन का ब्लड में डिजोल्व होना कम हो जाएगा। अब ब्लड में डिजोल्व होना कम हो जाएगा तो जो भी पर्सन है उसको क्या प्रॉब्लम होने लगता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी होने से वो सोचने समझने की क्षमता अपनी खो देता है, उसको हम कहते हैं एनॉक्सिया, ठीक है। दूसरा क्या है, एनॉक्सिया। तो तीन चीजें हमने यहाँ पे देख लिया। सबसे पहले तो सॉफ्ट ड्रिंक में यूज होता है, दूसरा स्कूबा डाइवर जो सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें यूज होता है, अगर और बेंड क्या है ये भी मैंने बता दिया, और तीसरा है जो ऊपर हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं उनमें कौन सा होता है, एनॉक्सिया होता है, ठीक है। तो हमने दो प्रॉब्लम्स भी देख लिया, एक तो बेंड क्या है, दूसरा एनॉक्सिया क्या है, और ये भी देख लिया कि हेनरीज लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। तीनों में हेनरीज लॉ है। अगर स्कूबा की बात करें तो हम जब वो नीचे गया तब भी हाई प्रेशर था, इसलिए डिजोल्व ज्यादा था नाइट्रोजन, जैसे जैसे वो ऊपर आया वो उसका डिजोल्व कम होने लगा, इसलिए बेंड फॉर्मेशन हुआ। अब अगर हम हाई एल्टीट्यूड की बात करें तो वहां भी प्रेशर अप्लाई हुआ है, वहां पे क्या था, प्रेशर कम था, प्रेशर कम था तो ऑक्सीजन कैसे डिजोल्व होगा अगर प्रेशर कम है तो, ठीक है। तो वहां भी हेनरी का लॉ क्या था, एप्लीकेबल था। आज की क्लास में इतना ही, लेकिन एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं किसके लिए, हेनरी लॉ के लिए, ठीक है। हेनरी लॉ से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा हेनरी लॉ से रिलेटेड। If N2 gas is bubbled through water at 298 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exists as partial pressure of 0.987, partial pressure भी मिल गया। Given that Henry's law constant for N2 at 293 Kelvin, ये हेनरी का कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट आ गया, ठीक। क्या क्या चीजें मिल गई मुझे, आंसर मुझे मिलीमोल्स में चाहिए, सही है। 1 लीटर ऑफ वाटर दिया है तो 1 लीटर ऑफ वाटर जो है मेरा क्या है, सॉल्वेंट है जिसे मैं मोल्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ। और क्या दिया, पार्शियल प्रेशर दिया है, कांस्टेंट दिया। फॉर्मूला क्या होता है मेरा हेनरी लॉ का, हेनरी लॉ का फॉर्मूला होता है T = KH(x), ठीक है। KH(x) होता है, तो पार्शियल प्रेशर दिया है, KH दिया है, तो मैं x की वैल्यू निकालूंगी, तो मैं निकालूंगी x = पार्शियल प्रेशर कितना दिया हुआ है, 0.987 बार।
अपॉन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी है हेनरी कांस्टेंट 76.48 किलो बार दिया है, किलो बार दिया है। जब मैं इसको बार में कन्वर्ट करूंगी तो ये हो जाएगा 480 बार। ठीक, अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.29 इंटू 10⁻⁻5 मोल। ठीक, अब x की वैल्यू मेरी आ गई। x के लिए मैं फॉर्म x क्या है मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मैं क्या कर सकती हूँ नंबर ऑफ सॉल्यूट n मोल बाई n प्लस वाटर मोल्स ऑफ वाटर। ये क्या है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर में कितना बोला है 1 लीटर बोला है। 1 लीटर मतलब 1000 में कितना 18 गिवन कितना है 1000 मोलर कितना है 18, तो ये कितना आ जाएगा 55.5। ठीक, x का वैल्यू मेरा वहां से मिल गया है, तो x की जगह से वैल्यू पुट कर दो 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू n बाई ये जो n प्लस 55.5 है, तो यहाँ पे ये जो n की वैल्यू है वो बहुत ही कम होती है, सॉल्यूट बहुत ही कम होती है, n इज लेस देन 55.5, तो हम इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो नीचे मैं लिख दूंगी केवल 55.5। ठीक है, अब यहां से मेरा क्या निकल जाएगा n की वैल्यू n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 55.5 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 7.16 इंटू 10⁻⁴ मोल। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई n की, निकालनी भी यही थी n की वैल्यू, लेकिन मेरा किस में दिया मोल में और पूछा किस में है मिली मोल में, तो मोल को मिली मोल में कन्वर्ट कर देते हैं। कितना दिया हुआ है 7.16 इंटू 10⁻⁴ मोल। मैंने फॉर्मूला लिखाया था तुम लोग को क्वेश्चन से गिवन यूनिट और रिक्वायर्ड यूनिट वाला, तो 7.16 इंटू 10⁻⁴ मोल। फिर उधर क्या हो जाएगा 1 मोल में कितने मिली मोल हो सकते हैं, 1 मोल को हम और कैसे लिख सकते हैं, तो 1000 मिली मोल लिख सकते हैं। कैसे 1000 मिली मोल लिख सकते हैं, तो ये 1000 और मिली को -3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कट के कितना आया 1 मोल ही आया, तो 1 मोल को हम क्या लिख सकते हैं 1000 मिली मोल लिख सकते हैं। अब यहाँ से मोल मोल कट जाएगा और जो मेरा आंसर है वो किस में आ जाएगा मिली मोल्स में आ जाएगा। ठीक है, 7.16 इंटू 10⁻⁻1 मिली मोल। ठीक है, ये मेरा आ गया आंसर। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं।